नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द की बात करने वाले हैं जो सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, डेप्रिसिएशन। पर यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई बोरिंग अकाउंटिंग टर्म नहीं है, बल्कि किसी भी संपत्ति, किसी भी एसेट के मूल्य की एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। तो चलिए इस कहानी को जरा करीब से समझते हैं। अरे ये तो हम सबके साथ होता है ना। कोई चमचमाती हुई नई चीज घर लाओ और कुछ ही महीनों में उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। अब ये सिर्फ वक्त गुजरने का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत जरूरी बिजनेस प्रिंसिपल छिपा है और असल में डेप्रिसिएशन इसी पहेली का जवाब है। अच्छा, अब इसी आइडिया को हम बिजनेस की दुनिया में लेकर चलते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने एक बहुत बड़ी महंगी मशीन खरीदी जो अगले 10 साल तक चलने वाली है। तो क्या उन्हें उस मशीन की पूरी कीमत को खरीदने वाले साल में ही एक बड़े खर्चे की तरह दिखा देना चाहिए? अगर वो ऐसा करते हैं तो उस एक साल का प्रॉफिट एकदम से गिर जाएगा, जो कंपनी की सही तस्वीर तो नहीं दिखाएगा, है ना? तो यहीं पर अकाउंटिंग का एक बहुत ही बेसिक और ज़रूरी नियम काम आता है, जिसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल या मिलान का सिद्धांत। इसका मतलब सीधा सा है, जिस साल की कमाई है खर्चे भी उसी साल के दिखाओ, ताकि सही सही पता चले कि फ़ायदा हुआ या नुकसान। अब क्योंकि वो मशीन 10 साल तक कमाई करने में मदद करेगी, तो उसकी लागत को भी 10 सालों में फैलाना ही सही तरीका है। पर सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए? और यहीं पर हीरो की तरह एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की। ये वो शानदार तरीका है, वो सॉल्यूशन है जो कंपनियों को किसी भी बड़ी संपत्ति की लागत को उसके पूरे उपयोगी जीवन काल में एक सिस्टम के तहत धीरे धीरे फैलाने की इजाजत देता है। तो आखिर ये डेप्रिसिएशन है क्या? आसान शब्दों में, ये किसी एसेट की बुक वैल्यू में होने वाली एक परमानेंट, लगातार और धीरे धीरे होने वाली गिरावट है। और ये गिरावट सिर्फ टूट फूट या घिसने की वजह से नहीं होती। ये समय बीतने के कारण भी हो सकती है, या फिर इसलिए क्योंकि बाजार में कोई नया बेहतर मॉडल आ गया है, जिसे हम कहते हैं ऑब्सोलेसेंस। सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये बाजार में कीमत के अचानक घटने बढ़ने जैसा नहीं। वैसे एक और मजेदार बात, डेप्रिसिएशन अकेला नहीं है, इसके कुछ कजन्स भी हैं। जैसे कि अगर कोयले की खदान जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो हम डिप्लीशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और पेटेंट या कॉपीराइट जैसी इंटैंजिबल एसेट्स के लिए इसे अमोर्टाइजेशन कहते हैं। लेकिन इन तीनों का जो कोर आइडिया है वो बिल्कुल एक ही है, लागत को उसके फायदे के साथ साथ समय पर फैलाना। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन क्या है, पर सवाल ये है कि इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बड़ा ही लॉजिकल प्रोसेस है, जिसके लिए हमें 3 मुख्य चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसे एक रेसिपी की तरह समझिए, जिसके लिए हमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहली, एसेट की कुल लागत, मतलब उसे खरीदने से लेकर उसे चालू करने तक का सारा खर्चा। दूसरी, उसकी यूजफुल लाइफ, यानी ये अंदाज़ा लगाना कि वो कितने साल तक ठीक से काम करेगी। और तीसरी, सैल्वेज वैल्यू, मतलब जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो कबाड़ में वो कितने की बिकेगी। तो एक बार जब ये तीनों चीजें हमारे पास आ गईं, तो अब हम लागत को समय के साथ बांटने के लिए अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। चलिए 2 सबसे कॉमन तरीकों पर एक नजर डालते हैं। पहला और सबसे सीधा साधा तरीका है स्ट्रेट लाइन मेथड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये मानकर चलता है कि एसेट हर साल बराबर इस्तेमाल होता है। मान लीजिए एक मशीन की लागत है 1,10,000 रुपए, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल और 10 साल बाद उसकी कबाड़ कीमत होगी 10,000। तो हम हर साल 1,10,000 माइनस 10,000 को 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब हर साल 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सिंपल। ये चार्ट इस बात को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। हर साल डेप्रिसिएशन खर्च का बार एक ही ऊंचाई का है, ठीक हमारे उदाहरण की तरह 10,000 रुपए। ये तरीका बहुत सीधा है, प्रिडिक्टेबल है और कंसिस्टेंट है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हर एसेट हर साल बराबर ही घिसता है? एक गाड़ी ही या कंप्यूटर शुरू के सालों में ज्यादा वैल्यू लूज करते हैं ना? बस इसी लॉजिक पर काम करता है दूसरा तरीका, जिसे कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसमें हम हर साल बची हुई कीमत पर एक फिक्स्ड परसेंटेज लगाते हैं। जैसे 1 लाख की मशीन पर 20% का रेट है, तो पहले साल डिप्रिसिएशन होगा 20,000। अगले साल डिप्रिसिएशन बची हुई कीमत यानी 80,000 पर लड़ेगा, जो होगा 16,000। और इस चार्ट में ये फर्क साफ साफ दिख रहा है। देखिए, पहले साल का बार सबसे ऊंचा है और फिर हर साल छोटा होता जा रहा है। ये तरीका कंप्यूटर या गाड़ियों जैसी एसेट्स के लिए ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है, जो जल्दी पुरानी हो जाती हैं। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं
स्ट्रेट लाइन मेथड बिल्डिंग्स जैसी एसेट्स के लिए अच्छा है जिनका मूल्य धीरे धीरे कम होता है। वहीं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड वाहनों या मशीनरी के लिए बेहतर है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैक्स। इनकम टैक्स कानून रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को मान्यता देता है। क्यों? क्योंकि इससे कंपनियां शुरू के सालों में ज्यादा खर्चा दिखाकर अपना टैक्सेबल प्रॉफिट कम कर सकती हैं, जिससे टैक्स बचाने में मदद मिलती है। तो इतना सब कुछ, ये सारी कैलकुलेशंस, आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ अकाउंटेंट्स का काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेप्रिसिएशन का किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ पर बहुत ही रियल और बड़ा असर पड़ता है। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला, ये बिजनेस का सही प्रॉफिट निकालने में मदद करता है। दूसरा, जैसा हमने अभी बात की, ये टैक्स बचाने में मदद करता है क्योंकि डेप्रिसिएशन एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है। और तीसरा, ये पक्का करता है कि बैलेंस शीट पर एसेट्स की कीमत बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाई जाए, जिससे कंपनी की एक सच्ची और ईमानदार फाइनेंशियल पिक्चर सामने आती है। तो आखिर में डेप्रिसिएशन को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक तरह से कहानी सुनाने जैसा है। ये एक एसेट की फाइनेंशियल लाइफ स्टोरी है। उसे कैसे खरीदा गया, उसने कैसे बिजनेस को वैल्यू दी और कैसे वक्त के साथ उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती गई। तो अगली बार जब कोई डेप्रिसिएशन शब्द का इस्तेमाल करे तो सिर्फ एक खर्चे के बारे में मत सोचिएगा, उस एसेट की पूरी जिंदगी की कहानी के बारे में सोचिएगा। मूल्य, उपयोग और समय बीतने की कहानी।